अगर आप चीन और रूस की शासन व्यवस्था और वहां की सत्ता पर गौर करते हैं तो क्या महसूस करते हैं? शायद यही महसूस करते होंगे कि इन देशों में कोई डेमोक्रेसी नहीं है और चुनाव केवल दिखावा मात्र है। दरअसल इसके पीछे की वजह है कि चाहे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हो या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, दोनों ही लंबे समय से अपने पद पर बने हुए हैं और भविष्य में भी पद से हटने की कोई संभावना भी नहीं दिख रही है। इनमें पुतिन तो करीब 2 दशक से सत्ता में बने हुए हैं, लेकिन इनके अलावा एक और देश है जहां के राष्ट्रपति भी करीब 2 दशक से सत्ता में हैं और अगले 5 साल का रास्ता फिर साफ हो गया है। हम बात कर रहे हैं तुर्की की, जहां के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन ने राष्ट्रपति चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी कमाल कलचदारलू को हरा दिया है। वो लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बनने में कामयाब हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अर्दोआन को 52.1 जबकि कलचदारलू को 47.9% वोट मिले हैं। हालांकि तुर्की में आसमान छूती महंगाई और इसी साल आए विनाशकारी भूकंप के बाद इस चुनाव को अर्दोआन के लिए बहुत मुश्किल माना जा रहा था। विपक्षी पार्टियां इस बात से आश्वस्त थीं कि अर्दोआन इतनी चुनौतियों का भार नहीं सह पाएंगे और उनकी हार तय है, लेकिन विपक्षी पार्टियों को हार का मुंह देखना पड़ा। अब ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि इतनी चुनौतियां झेल रहे अर्दोआन को आखिर इस चुनाव में जीत कैसे मिली। फिर अर्दोआन की इस जीत के क्या मायने हैं और साथ ही भारत के संदर्भ में भी अर्दोआन की जीत के मायने को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अर्दोआन की इस जीत का बड़े ही गर्मजोशी से स्वागत किया है। तो तमाम पहलुओं पर आएंगे, लेकिन सबसे पहले तुर्की की भौगोलिक स्थिति को जान लेते हैं। नक्शे पर देखिए तो मध्य एशिया, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और पूर्वी भूमध्य सागर क्षेत्र के इलाकों में लगभग सभी संघर्ष वाले क्षेत्रों में तुर्की की मौजूदगी है। बाल्कन से काकेशस और भूमध्य सागर से काला सागर तक फैले हुए विशाल क्षेत्र के बीच में तुर्की की मौजूदगी है और इस कारण तुर्की को एक ऐसे देश के रूप में जाना जाता है जो सामरिक लिहाज से बेहद अहम है। इसके उत्तर में काला सागर, पूर्वोत्तर में जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान है। वहीं पूर्व में ईरान, दक्षिण पूर्व में इराक, दक्षिण में सीरिया और भूमध्य सागर हैं, जबकि पश्चिम में ये एजियन सागर और उत्तर पश्चिम में ग्रीस और बुल्गारिया से घिरा है। काला सागर के चलते तुर्की रणनीतिक रूप से बेहद अहम देश माना जाता है। तुर्की ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी मौजूदगी एशिया और यूरोप दोनों महादेश में है। अब बात करें रेचेप तैयप अर्दोआन की, तो ये बेहद मामूली पृष्ठभूमि से तुर्की की राजनीति में बड़े कद वाले नेता के तौर पर उभरे। कहा जाता है कि आधुनिक दौर के तुर्की में कमाल अतातुर्क के बाद किसी नेता ने देश को आकार दिया तो वो अर्दोआन ही हैं। हालांकि आलोचकों ने उन पर ऐसी आर्थिक नीतियों को अपनाने का आरोप लगाया है जिसकी वजह से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल हुई है। दूसरी तरफ विपक्ष ने भी उन पर अर्थव्यवस्था को खराब ढंग से चलाने का आरोप लगाया है। इनके राजनीतिक सफर की बात करें तो 1994 में अर्दोआन ने इस्तांबुल के मेयर पद का चुनाव लड़ा और उनको जीत मिली। 1998 तक वो इस्तांबुल के मेयर बने रहे और 2001 में उन्होंने अपने सहयोगी अब्दुल्ला गुल के साथ एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी रखा। ये एक इस्लाम समर्थक पार्टी थी, लिहाजा अर्दोआन की लोकप्रियता बढ़ने लगी। देश के धर्मनिरपेक्ष अभिजात वर्ग के कारण खुद को हाशिए पर महसूस करने वाले लोग और 1990 के दशक के अंत में आर्थिक मंदी से पीड़ित लोगों के बीच अर्दोआन की लोकप्रियता बढ़ रही थी। 2002 के संसदीय चुनाव में उनकी पार्टी को बहुमत मिला और अगले साल अर्दोआन प्रधानमंत्री बनने में कामयाब रहे। वो आज तक पार्टी के अध्यक्ष बने हुए हैं। 2014 में उन्होंने तुर्की के राष्ट्रपति की कुर्सी संभाली और आज तक वो इस पद पर बने हुए हैं। इससे पहले वो तुर्की के प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत थे और जब वो राष्ट्रपति बने तब धीरे धीरे उन्होंने राष्ट्रपति की शक्तियों को बढ़ाना शुरू कर दिया। 2017 में उन्होंने आपातकाल की स्थिति लागू करने और शीर्ष अधिकारियों को नियुक्त करने के साथ साथ कानूनी प्रक्रिया में दखल देने का अधिकार राष्ट्रपति की शक्तियों में शामिल कर लिया। विवाद हुआ तो 2017 में एक जनमत संग्रह कराया गया जिसमें उन्होंने जीत हासिल कर ली। असल में उन्हें ये जीत उनकी दक्षिणपंथी राजनीति के कारण मिली है। इससे राष्ट्रवादियों का समर्थन उन्हें हासिल हुआ। दूसरी तरफ तुर्की के इस्लामिक नेताओं का भी अर्दोआन को साथ मिला। ये लोग भयंकर महंगाई के दौरान भी उनके साथ जुड़े रहे हैं
और इन्हीं लोगों ने उन्हें अगले 5 साल तक सत्ता में बने रहने का मौका दिया है। अर्दोआन की इस जीत से रूस बेहद खुश है, तो वहीं पश्चिमी देशों को इससे धक्का लगा है। दरअसल जिस तरह यूक्रेन संकट में रूस को अर्दोआन का साथ मिला, उससे पश्चिमी खेमा खासा नाराज था और भविष्य में इससे पश्चिमी खेमे की चुनौती बढ़ने की संभावना है। अब जहां तक भारत का सवाल है, तो अर्दोआन की जीत को भारत के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जा रहा है। दरअसल कश्मीर मसले पर अर्दोआन बार बार भारत को घेरने की कोशिश करते रहे हैं, इसलिए अर्दोआन की इस जीत को भारत को असहज करने वाला माना जा रहा है। तुर्की कश्मीर मुद्दे को पाकिस्तान के चश्मे से देखता है और इसलिए हर बार उसका समर्थन पाकिस्तान को ही रहता है। और फिर इस्लामिक सहयोग संगठन के मंच पर भी तुर्की बार बार कश्मीर का राग अलापता रहा है। इसकी वजह है कि पाकिस्तान के साथ तुर्की की अच्छी जुगलबंदी है और जब से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उन्होंने पश्चिम एशिया के कई देशों का दौरा किया है, लेकिन तुर्की कभी नहीं गए हैं। हालांकि 2019 में वो तुर्की का दौरा करने वाले थे, लेकिन दौरा रद्द करना पड़ा था क्योंकि तब भारत ने कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया था और तुर्की ने इसका खुलकर विरोध किया था। तुर्की इस मामले को संयुक्त राष्ट्र तक ले गया था। हालांकि दोनों मुल्कों के रिश्ते बेहतर होने के भी आसार है। पहली बात तो ये कि एक तो भारत और तुर्की के रिश्ते बेहद पुराने हैं और 1948 से ही दोनों के बीच द्विपक्षीय रिश्ते हैं। दूसरी बात है कि अभी हाल ही में तुर्की में जब भूकंप आए, तब भारत ने राहत कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राहत कार्यों के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त को अंजाम दिया। और तीसरी बात है कि वर्ल्ड ऑर्डर में अब परिवर्तन की संभावना दिख रही है। अमेरिका की साख कमजोर होती दिख रही है और भविष्य में एक नई व्यवस्था के आसार दिख रहे हैं और चीन और रूस इसमें मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ भारत और तुर्की जैसे बड़े देशों के बिना संभव नहीं हो सकेगा और नई व्यवस्था में बेहतर हिस्सेदारी के लिए तुर्की और भारत साथ आ सकते हैं, क्योंकि दोनों देश अपने अपने क्षेत्र की बड़ी शक्तियां हैं। बहरहाल अर्दोआन की जीत से भारत तुर्की संबंध किस मुकाम तक पहुंचेंगे, ये सब अभी भविष्य के गर्भ में है। तो चर्चा को यहीं विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। बदलती नई व्यवस्था में भारत और तुर्की के संबंध बेहतर होने की संभावना क्यों है? परीक्षण कीजिए।